आयोजित इस संगोष्ठी में यहाँ पर जिनका आशीर्वचन आप सबको भी प्राप्त हुआ है, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी से पधारे श्री महंत धर्मदास जी महाराज, आगरा सवाई से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी महाराज, बड़ोदरा गुजरात से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, काशी से पधारे महामंडेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज सतवा बाबा, महंत प्रेमदास जी महाराज, श्री महंत राममिलन दास जी महाराज, महंत राजू दास जी महाराज, रविंद्र दास जी महाराज, और आज के इस कार्यक्रम में जिनका मुख्य उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी आचार्यगण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ की ओर से अपने आचार्यद्वय की पुण्य स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में देश की समसामयिक विषयों से संबंधित उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होती है, जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दे सकती है और जिसके माध्यम से हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भावी जीवन को भी मंगलमय बना सकते हैं। और अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता रहा है और वह कार्यक्रम अनवरत कल से प्रारंभ हुआ है। आज का जो संगोष्ठी का विषय है, जिस पर यहाँ के विद्वान वक्ताओं ने भी अपने विचारों का सबके सामने रखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। वास्तव में जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम सबको इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए कि हम सब, मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों के उद्धरण की जानकारी न हो। हर भारतीय वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में कम या ज्यादा जानता है। और रामायण और महाभारत को भारत के अंदर ऐसे पवित्र महाकाव्य हैं
जिनकी कथा हर भारतीय अपने जन्म के साथ, अपनी परिवार की विरासत के साथ, अपनी कथाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से सुनता चला आ रहा है। उसके लिए उसे इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यालय में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग विषय है कि किसी को सपा बाबा जैसा कथावाचक बनना हो तो वह जाकर के इस विषय को लेकर के विशिष्ट ज्ञान अर्जित करे। लेकिन सामान्यतः हर भारतीय अपनी परंपरा से, घर में मां से, दादी से, परिवार के अन्य बुजुर्गों से इन कथाओं के प्रसंगों को सुनता है और सुन सुन करके वो बड़ा होता है, प्रेरित होता है, आगे बढ़ने की उसके अंदर एक प्रेरणा प्राप्त होती है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, हर एक भारतीय। और आप देखें कितना अंतर है, क्यों प्रधानमंत्री जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहनी पड़ी। कुछ तो कारण रहा होगा, कोई बात तो रही होगी। हमारा वेद कहता है, अगर अथर्व वेद को हम देखें, वो कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यानी हमारा वेद हम सबको इस धरती के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, क्या श्रद्धा का भाव होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दे रहा है। हमारा यजुर्वेद भी हमें कहता है वयम राष्ट्रे जागृहं पुरोहिता। महाभारत हमसे क्या कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। मैं महाकवि दिनकर को एक दिन पढ़ रहा था और महाकवि दिनकर की एक बात मुझे याद आई। मैं सोच रहा था कि आखिर महाभारत के बारे में या भारत के बारे में उनकी बात क्या है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में, महाभारत के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से, बहुत खोजपूर्ण लेखनी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन देश के बारे में क्या है, और आप देखें उन्होंने भारत के बारे में कहा क्या कि जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो, कामना जहां भारत को करो प्रणाम। ये भारत के बारे में भारत की एक कवि की लेखनी के रूप में सामने आती है। लेकिन आजादी के बाद या उस कालखंड में भारत का जो इतिहास पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसमें क्या बताया गया? आपका वेद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपका रामायण, आपका महाभारत, आपके उपनिषद, आपके पुराण, इनमें से कोई भी ये आपसे नहीं कहता है कि आप बाहर से आए हैं। कोई आपसे नहीं कहता, सब कहते हैं हम इसके पार्ट हैं, हम इसके हिस्से हैं, ये हमारी विरासत है। हमने इसको अपने अवतारों की परंपरा के साथ जोड़ दिया, हमने इसके अपने भूत के साथ जोड़ करके, अपने इतिहास के साथ जोड़ करके, पौराणिक गाथाओं के माध्यम से इसे आगे जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता गया। कोई नहीं कहता था। यानी ये हमारा वास्तविक इतिहास प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं कहता कि आप बाहर के हैं। लेकिन कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से क्या चीज आपको पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। हमारे यहां आर्य और अनार्य दो शब्द
चले हैं। भारत की परंपरा आर्य का मतलब श्रेष्ठ से मानती है, अनार्य का मतलब किसी दुराचारी से मानती है, किसी दुष्ट से मानती है, नैतिक रूप से पतित किसी व्यक्ति के बारे में मानती है। लेकिन हमसे क्या कहा गया? भाई आप आर्य हैं, आप बाहर से आए हैं। दुनिया की कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। आप याद करिए, रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती? आर्यपुत्र कह करके ही उन्हें पुकारती है। यानी पति का संबोधन क्या? आर्यपुत्र कह करके। लेकिन हमसे क्या, हमें क्या कहा बताया गया? कहा कि आप तो बाहर से आए, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और हूण बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का भाव कहां से पैदा होगा? आत्मविस्मृति का यह भाव जो हमें अपने स्वयं की मातृभूमि से, अपनी परंपरा से, अपने इतिहास से, अपने इस विरासत से काटने का प्रयास करती है, और इस साजिशन और एक शरारतपूर्ण तरीके से जो भारत के अंदर वामपंथी इतिहासकारों ने इस प्रकार के काले अध्याय डाल करके एक कुत्सित चेष्टा की, उसका दुष्परिणाम ये देश एक लंबे समय तक भुगतता रहा। आज भी जो विरोध होता है, किस बात का विरोध करते हैं लोग? मोदी जी का। एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए हैं तो अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया। और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में इन लोगों की खाने कमाने का जरिया जो बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था ये बंद हो गया, दुनिया को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद हो गया। इसलिए उनको कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा कैसे इसको मान सकते हैं? और ये शरारत लगातार होती रही, हर एक स्तर पर होती रही। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाव हम सबके सामने व्यक्त किया, देश के सामने व्यक्त किया कि हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो नई डीएनए थ्योरी आई है, वह भी क्या कहती है कि पूरे देश का डीएनए एक है, अलग अलग नहीं है। आर्य और द्रविड़ का जो विवाद खड़ा किया गया है, ये झूठ है, यह असत्य पर आधारित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पूरे भारत का डीएनए एक है और इसलिए भारत एक है। और श्रेष्ठ भी इसलिए क्योंकि भारत ने दुनिया को अयम निज पुरोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधैव कुटुंबकम का भाव भी भारत ने दुनिया को दिया है। दुनिया में किसी और ने नहीं दिया। यह देने वाला दुनिया की कौन ऐसी जाति है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण देकर के उसकी रक्षा के उपाय न किए हो? दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में समाप्त हो चुकी हैं, हो रही हैं, लेकिन भारत के अंदर वे फल फूल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यवसाय का क्षेत्र हो, जुडिशरी का क्षेत्र हो, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर उन्होंने प्रगति न की हो। और उस प्रकार का माहौल भारत ने दिया है, भारतीयों ने दिया है, भारत के आम जनमानस ने दिया है। तो फिर भारत का नागरिक
इस झूठ और फरेब के चक्कर में क्यों फंस गया? हम तो ये भी अंतर तय करने में विफल हो गए। एक कालखंड हुआ भी था, विवाद खड़ा कर दिया गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है या बाबर का ढांचा है। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। क्योंकि जब कोई समाज आत्म विस्मृति के किसी चंगुल में फंस जाता है तो उसको भ्रम में डालना, बेवकूफ बनाना उतना ही आसान हो जाता है। और यही भारतीयों के साथ हुआ, यही भारतीयता के साथ भी हुआ। और इसी चंगुल से मुक्त कराने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जो मंत्र दिए हैं, सबका साथ, सबके विकास का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आपके सामने प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी अपनी बात को कह रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि चीन के सामने पहले भारत मौन होता था, वो आक्रमण करता था, भारत मौन रहता था। लेकिन डॉकलाम में जब आपने देखा होगा कि जैसे ही चीन ने शरारत की, भारत अड़ गया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहा, अंत में चीन को पीछे हटना पड़ा। भारत ने अपनी ताकत का एहसास जब करना प्रारंभ किया, जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का मतलब भारत की 135 करोड़ लोगों का व्यापक समर्थन जिनके साथ में है, उनका यह वाक्य है, उनके द्वारा दिया जाने वाला भाषण है। यह ताकत इतने नागरिकों की ताकत है। और जब 135 करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में बोलना प्रारंभ करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। और यही आपने विगत दिनों हुई उन तमाम घटनाओं के माध्यम से चीजों को देखा होगा, उसको अवलोकन किया होगा। और आज अगर भारत के अंदर हर एक क्षेत्र में नेतृत्व जैसा होता है, उस प्रकार से देश के नागरिकों का आचरण भी होते हुए दिखाई दे सकता है। और आज देश अगर हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वह परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के गोरखपीठ के आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे थे गोरखपीठ के योगी थे, गोरखपीठ के महंत बने, गोरखपीठ की परंपरा के साथ जुड़ करके उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया। गोरखपीठ कहने के लिए सर्व परंपरा की पीठ है, लेकिन सबसे बड़े वैष्णव परंपरा के यज्ञ में से राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में गोरखपीठ के दोनों पीठाधीश्वर लग रहे थे। क्योंकि हमारे लिए उपासना विधि का नहीं, यह एक राष्ट्र धर्म था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम था। यही हमारा राष्ट्र धर्म था। और इसके लिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, इसके लिए ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। गोरख साहब वो केवल गोरखपीठ में सीमित नहीं रहे। गोरखपीठ में गौ की सेवा तब भी होती थी, आज भी हो रही है। लेकिन उन्होंने केवल यहां तक नहीं, यहीं तक सीमित नहीं रहे। संस्कृत का, देववाणी संस्कृत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, कार्य करते रहे गोरखपीठ के माध्यम से भी। और जहां भी कोई भी गोरखनाथ पंथ से जुड़ा हुआ कोई भी धर्मस्थल रहा हो, कोई भी योगी, कोई भी श्री महंत गोरखपीठ से मिलने के लिए आता था, उसको एक ही बात कहते देखो भाई, अपना मंदिर को दर्शनीय बनाओ, साफ सुथरा रखो। कोई आता है उसकी जाति मत पूछो, उसका मजहब मत पूछो। कोई आता हो सम्मानजनक ढंग से जो तुम खा रहे हो वह उसको भी खिला दो, भेदभाव मत करो। तुम्हारे पास क्षमता है तो वहां पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करो। तुम्हारे पास अगर सामर्थ्य है तो आरोग्यता के लिए और शिक्षा के लिए भी, अच्छी शिक्षा के लिए भी, उत्तम शिक्षा के लिए भी अपने नागरिकों को तैयार करो।
हर धर्मस्थल का एक भाव होना चाहिए और उस भाव के साथ वे निरंतर कार्य करते रहे। गोरक्षपीठ की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संचालन, कहने के लोग कह सकते थे सरकार का काम है, केवल सरकार के भरोसे रहकर के जो समाज रहता है वो कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। समाज के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का आधार बनता है जब समाज आगे आगे चले और सरकार उसके पीछे पीछे चले, सरकार उसको फॉलो करे, सरकार उसका अनुसरण करे और सरकार उसको पीछे से सहयोग करता हुआ दिखाई दे। लेकिन नेतृत्व समाज जब करता हुआ दिखाई देता है वह समाज आत्मनिर्भर बनता है, वही समाज स्वावलंबी बनता है और उस स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए ही वे नेतृत्व करते थे। जब गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उस रूप में नहीं थी, उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित होना है, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था, सरकार के पास संसाधन नहीं थे, उन्होंने कहा हम लोग देंगे। उन्होंने अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 2 कॉलेज दे दिए, उन्होंने कहा नहीं, इससे से शुरू हो जाना चाहिए। आसपास जहां पर जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता, याद करिए आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पर बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते। तो 1956 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना कर दी। 1946 में महाराणा प्रताप कॉलेज की स्थापना कर दी थी और 1956 में ही गोरखपुर में महाराणा प्रताप महिला कॉलेज की भी स्थापना कर दी। उससे पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य संस्थाएं खड़ी हो चुकी थी। 1967 में उन्होंने यहां पर आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कर दी थी। यानी ये सोच उस समय की, हमें किन क्षेत्रों में कार्य करना है, केवल हमारा काम अपनी उपासना विधि के जागरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, स्वयं की संतुष्टि का माध्यम वह नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोक कल्याण के लिए हम किस रूप में समर्पित होकर के कार्य कर सकें और कैसे पूरे भारत को भी एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम लोगों के माध्यम से, धार्मिक जागरण के माध्यम से हम कैसे इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन सकें, इसके लिए पूरा जीवन उनका समर्पित रहा। और आज के इस साप्ताहिक संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ इस गोष्ठी के माध्यम से, आगामी अन्य गोष्ठियां हर दिन यहां पर अगले 22 तक ये गोष्ठियां चलेंगी, 23 को यहां पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।